हाय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल इनविंसिबल में। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डील करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वर्ड बाय वर्ड और सेक्शन वाइज सेक्शन, और कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट देखेंगे। बेयर एक्ट अपना पास रखना है और बेयर एक्ट से पढ़ेंगे। टोटली बेयर एक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो भी एक्सप्लेनेशन हो रही है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, वो बेयर एक्ट से है। तो टोटल अगर आप देखेंगे कंटेंट, तो इसके अंदर में टोटल चैप्टर्स हैं 13, टोटल सेक्शंस हैं, वैसे तो दिए हुए 94 है, बट 91 से 94 तक डिलीट हो गए, तो टोटल अब बचे कितने, 90 सेक्शंस। ऐसे ही बात करें, शेड्यूल भी दिया हुआ है इसमें, तो इसको स्केड्यूल अगर देखें तो सेम जैसे सेक्शन 4 डिलीट हो गए, ऐसे 2 स्केड्यूल डिलीट हो गए हैं और फिलहाल 2 ही स्केड्यूल बचे हैं। तो 13 चैप्टर, 13, 90 सेक्शन, 90 सेक्शन, 2 स्केड्यूल। तो ये कंटेंट में आप देख सकते हैं। 13 चैप्टर दिए हुए हैं। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, 2 में डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बात की है, 3 में इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में बात की है। सेक्शंस की बात करें तो 1, 2 है पहले चैप्टर में, दूसरे में 3, 3A है बस। और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यानी थर्ड चैप्टर जो है, इसमें सेक्शन 4 से 10A तक है। फिर चैप्टर 4 आता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट और डिस्पैच, किसका, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। तो इसमें सेक्शन 11 से 13 तक है, तो 3 ही सेक्शन है इसमें, 11 से 13 तक। तो ये था 4th चैप्टर। देन 5th चैप्टर आता है। 5th चैप्टर में बात होती है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की। तो अगेन इसमें भी 3 ही सेक्शन है, 14 से 16 तक। चैप्टर 6 में 17 से 34, ये बहुत ईजी हो गया, 17 टू ज़ा कितना, 34। तो इसमें 6th चैप्टर है, तो 6 के बाद 7 आता है, तो यानी कि 17 से 34 तक ये इसके अंदर में है। देन 7 आता है, 7 में आता है, चैप्टर 7 में 35 से 39 तक, ये सर्टिफिकेट्स की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। देन चैप्टर 8 है ड्यूटीज़ क्या रहेंगी सब्सक्राइबर की, वो यहाँ पे बताया हुआ है। चैप्टर 8 में सेक्शन 40 से 42 तक। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है इसका चैप्टर 9, जिसमें पेनल्टीज, कंपनसेशन और एडजुडिकेशन की बात हो रखी है। तो सेक्शन 43 से 47 तक पेनल्टी क्या है, कंपनसेशन क्या है, एडजुडिकेशन कैसे होगा। इसके बाद में चैप्टर 10 अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करता है, जिसमें सेक्शंस हो जाएंगे 48 से 64 तक। कहाँ तक है, अपने अपने बेयर एक्ट में साथ के साथ देखते रहें। 48 से 64, 48 से 64 चैप्टर 10 है। पेनल्टी, कंपनसेशन, एडजुडिकेशन 43 से 47 तक। चैप्टर कौन सा था, 9 था। अब ऑफेंसेस, कुछ और ऑफेंसेस सेक्शन चैप्टर हो गया 11, और ऑफेंसेस कहाँ बताए हुए हैं, ये है टोटल 65 से सेक्शन 65 से 78। काफ़ी लंबा चौड़ा है ये चैप्टर। चैप्टर कौन सा है, 11, तो सेक्शन 65 से 78 तक। अब 11 के बाद हमारे बचते हैं 2 चैप्टर, 12 और 13। 12 बात करता है कि जो इंटरमीडिएट्रीज होते हैं वो लायबल नहीं होंगे कुछ केसेस में, तो उनकी एग्जाम्पशन की बात है। एक ही सेक्शन है, चैप्टर कौन सा हो गया, 12 हो गया, सेक्शन 79 हो गया। अब 79 तक हमने कर लिया। अब 12A ये बात करता है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसमें एक ही सेक्शन है, जैसे 12A है तो ये 79A है। इसके बाद मिसलेनियस जो प्रोविज़न है, क्योंकि अब यहाँ 79 तक तो हमारा हो गया था, तो सेक्शन 80 से फिर जो 90 तक सारा बचेगा, लास्ट के 11 सेक्शन ये मिसलेनियस प्रोविज़न में आ जाएंगे। और सेक्शन 91 से 94 तक डिलीट रिपील्ड हो गए हैं।
फर्स्ट शेड्यूल है जो डील करता है डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन टू विच दिस एक्ट शेल नॉट अप्लाई, जहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं करता है। सेकंड शेड्यूल बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक की और उसके प्रोसीजर की। थर्ड फोर्थ रिपील हो गया है। तो कंटेंट देख के ये थोड़ा सा चैप्टर्स का सेक्शंस का आइडियाज़ हो गया कि टोटल 13 चैप्टर्स हैं, 90 सेक्शन हो गए, 2 शेड्यूल बचे हैं, 13 चैप्टर, 90 सेक्शन, 2 शेड्यूल। अब बात करते हैं कब से एप्लीकेबल है या थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है और बेसिकली डील करता है जो इंडियन साइबर लॉज हैं उन लॉज के रिगार्डिंग है ये, ठीक है। तो ये एक्ट आपको हेल्प करता है समझने में, जो भी इंटरनेट के थ्रू बिजनेस होते हैं, काम होते हैं। तो ये एक तरीके से रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो उन पे कैसे चीज़ें अप्लाई करेंगी, क्योंकि साइबर स्पेस में क्राइम बहुत होने लग गया। साइबर क्राइम आज के टाइम में दिन मतलब डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरनेट यूज़र है उसकी प्रॉब्लम को सेफ गार्ड करते हुए, उनके इंटरेस्ट को सेव करते हुए ये वाला एक्ट इनैक्ट किया था। तो बट इसका कुछ ना कुछ तो कहीं से तो ये बेस आया होगा भाई, ये सोचा कैसे या इससे पहले और क्या चीज़ है। तो मॉडल लॉ है पहले से जो 1996 का है, यूनाइटेड नेशन कमीशन का, इस पे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पे। तो वो मॉडल लॉ अडॉप्ट किया इंडिया ने भी, और वो किस पे था, मॉडल लॉ ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996 में। तो इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको भी अडॉप्ट कर रखा है। तो बस उसी मॉडल लॉ के बेस पे ये वाला एक्ट हमारा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने कब इसको पास करा है, 2000 में पास करा है। अब इसका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रीजन रहता है कि आजकल जो भी है न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, रिवोल्यूशन ही आ गई है। और डे बाय डे जो कंप्यूटर्स का यूज़ है उनका यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। और साथ में जैसे कंप्यूटर का काम वहाँ पे क्रिएट, ट्रांसमिट, स्टोर करना इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना। पहले क्या होता था, पेपर डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल वे जो होता था उनसे होती थी चीज़ें। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड होती है। और जबकि ये बहुत चीप ईजियर प्रोसेस है, जिससे स्टोर किया जा सकता है और स्पीडियर मोड पे, इवन रिट्राइव भी किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है चीज़ों को। तो इन सब को जो पेपर बेस्ड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होते थे उनको रिप्लेस करते हुए ये एग्जिस्टिंग लॉ अब आता है, ठीक है। और बाकी एक यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ ने अडॉप्ट किया था मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इसको कब किया, 1996 में। तो जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने अपना रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन नंबर 51/162 है, डेट उसकी है 30 जनवरी 1997। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको भी अपना जो ये मॉडल लॉ है उन पे भी एक फेवरेबल कंसिडरेशन देनी चाहिए। जब वो अपना मतलब अपना लॉज जो है उनको इनेक्ट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहा है, तो मॉडल लॉ को भी ध्यान में उन्हें रखना चाहिए। तो जो मॉडल लॉ है ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो यूज़र्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के, उनको इक्वल लीगल ट्रीटमेंट मिले, या जो भी कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं पेपर बेस्ड है चाहे कैसे भी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक काम कर रही है, मतलब वर्क प्रोग्राम की तरह, कि जो भी वर्क हैं उन एरियाज़ में उनको ये हैंडल करे। तो मॉडल लॉ को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंट्री है या जो भी अपना लॉज बनाए इस फील्ड में। तो फिर एंट्री होती है यहाँ पे। तो कुछ चेंजेस आए हैं लीगल रिकॉग्निशन को लेके, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, तो इनसे हेल्प मिलती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में, राइट्स ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने में, कैसे, थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। और इसमें साथ में एक अथॉरिटी और आ जाती है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसको कह रहे हैं। तो ये भी प्रपोज किया था इसमें कि एक रेगुलेटरी रिजाइम हो जो सुपरवाइज कर पाए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को, जो ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो बेसिकली सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होती है, जो ये DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है। और बाकी जो भी मिसयूज़ होते हैं ट्रांजैक्शंस के, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन बहुत धोखाधड़ी हुई है, कोरोना टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हुई है, OTP वगैरह का यूज़ करके साइबर क्राइम बहुत बढ़े हैं। तो यही सब बातें इसके अंदर में थी। अब
बात करते हैं जो भी यहाँ पे प्रपोज किया गया था अमेंडमेंट वगैरह। आईपीसी में अमेंडमेंट प्रपोज हुई, फिर एविडेंस एक्ट में हुई, और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसमें भी हुआ, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक एंड बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। इन 4-5 एक्ट में चेंजेज आए। ठीक है, तो अब बात करें प्रेजेंट एक्ट की। प्रेजेंट एक्ट का नाम है हमारा द इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, दोनों हाउसेस ने इसको पास किया और प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है इसको 9 जून 2000 को। बाकी ये फोर्स में तो आता है 17 अक्टूबर 2000, यानी 17/10/2000। इस वाली डेट में जून में तो असेंट मिलती है, इसका असेंट का डेट और अनफोर्समेंट का डेट अलग है। जून में मिलती है असेंट, और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर अक्टूबर में 17/10 को फिर आता है ये फोर्स में। साथ में ये 3 एक्ट को अमेंड करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 2002 को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, ये एक अमेंडमेंट 27/10/2009 से इफेक्टिव है जो, और फिनांस एक्ट 2017। तो अब ये अमेंडिंग एक्ट्स है, मतलब इस एक्ट के आने के बाद में ये सब अमेंडमेंट भी इन एक्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये बताएं कि इसमें नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं। दूसरा ये बताएं कि जो ये 3rd-4th शेड्यूल है ये किस एक्ट से ओमिट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो प्रियम्बल है आईटी एक्ट की, उसमें कितनी लेजिस्लेशन आप देख सकते हैं कि अमेंड हुई है। बाकी अभी लिस्ट बताई थी ऊपर में, प्रियम्बल पढ़ेंगे तब दोबारा देखेंगे। तो ये और कितनी बार में जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका वो चेंज हुआ है, टोटल कितने चैप्टर हैं, सेक्शंस हैं, कितनी बार अमेंड हुआ है। तो ये थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन बन गए। अब हम डील करते हैं, इस बेयर एक्ट को देखते हैं। टोटल 90 सेक्शंस कवर करने हैं, तो चलिए देखते हैं कितने हो पाते हैं यहाँ पे। टोटल इसमें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर्स, और सारे चैप्टर्स पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। तो आई थिंक इस वीडियो में मैं क्वेश्चन ही देख लेती हूँ ना, आईटीएस के। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं वैसे ही, मतलब सेक्शन वाइज चीज़ें लेके चलते हैं, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा। चलिए, तो जो आईटी एक्ट है ये एक्ट नंबर 21 है, बस आप सुनते रहे, हम आपको सुनाते रहेंगे। ठीक है, तो 9 जून 2000 को तो क्या मिली है असेंट, और फोर्स में कब से आता है 17/10 को। एम आई राइट? यस। तो जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं ये एक्ट एक लीगल रिकॉग्निशन दे रहा है उन ट्रांजैक्शंस को जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से हो रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहे हैं, या इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसके अंदर में जो जो यूज़ हो रहा है किस चीज़ का, पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का, और स्टोरेज है इंफॉर्मेशन की, और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, किसके साथ में, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एक बनता है कि फर्दर किन किन एक्ट्स को ये अमेंड कर रहा है, आईपीसी को, एविडेंस को, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को, और आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसको कर रहा है। यहाँ से हमारा मोटे तौर पे क्वेश्चन बन गए दो। तो वही ये एक्ट का काम क्या है, प्रेम्बल में सीधा सीधा बता दिया है, ये जो भी ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के मेथड्स हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहे हैं, उनमें किए जा रहे हैं, उनको ये एक लीगल रिकॉग्निशन दे रहा है, एक पहचान दे रहा है, विधिक पहचान। ठीक है, और इसके बाद में बता दिया कि कौन कौन से 4 एक्ट यहाँ पे अमेंड किए जा रहे हैं, 1 2 3 4, आईपीसी एविडेंस और बैंकर बुक एक्ट, एविडेंस एक्ट 1891 का, आरबीआई का 1934, 4 एक्ट इसमें चेंज हो रहे हैं। बात कर रहे हैं जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन था वो किस डेट में अडॉप्ट करा, 30 जनवरी 1997 का है, जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था जो मॉडल लॉ था ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और इसको अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन
इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पे। तो यहाँ पे डेट याद रखनी है, 30 जनवरी को है। अब बाकी जो स्टेट्स हैं इस मॉडल लॉ को ध्यान में रखते हुए कंसिडर, ठीक है, तो वो इनैक्ट कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं अपने लॉ को, जो भी नीड होएगी उसके हिसाब से। बाकी इफेक्ट में ला सकते हैं, इस रेजोल्यूशन को प्रमोट भी कर सकते हैं, ये सब बता रखा है यहाँ पे प्रेम्बल में। हो गया। अब इसके बाद ये 51st ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में इसको पार्लियामेंट हमारी जो है वो इनेक्ट करती है। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट और एप्लीकेशन 1 में बता रखा है। शॉर्ट टाइटल यही हो गया, आईटी एक्ट बोलेंगे, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोलेंगे, और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। अब ये कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, अगर कोई सेविंग है तो बात अलग है, बट ये उन ऑफेंसेस पे भी अप्लाई करेंगे जो इंडिया के बाहर भी कमिट किए हैं किसी पर्सन ने, तो वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड में इसकी जो डेट बता दी है, डेट कब से एनफोर्स में है, ये 17/10/2000 से है, ठीक है। और इसका जो क्लोज 4 है ये सब्स्टिट्यूट किया गया था एक्ट 10/2009 से। तो इसमें ये कह रहा है कि किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, किन डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं करेगा, ये उन डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई नहीं करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं। लेकिन इसका प्रोविजो क्या कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ऑफिशियल गजट में निकाल देगी, फर्स्ट शेड्यूल को अमेंड कर देगी, कर सकती है, चाहे एडिशन करे या एंट्रीज का डिलीशन करे, डिलीशन करे जो, ठीक है। और बाकी जो ये नोटिफिकेशन है ये लेट डाउन की जाएगी ईच हाउस के सामने। तो ये सेक्शन 1 हो गया। हमारे को जर्नी कंप्लीट करनी है 1 to 90, बीच में जो इम्पोर्टेंट होगा वही करेंगे, जो नहीं होगा उसको डिलीट करेंगे अपनी साइड से। अब जो डेफिनेशन क्लोज है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके टर्म्स समझ नहीं आएंगे तो आप आईटी एक्ट पढ़ेंगे कैसे। तो इसमें ए से लेके जेड एच तक डेफिनेशन दी हुई है। ए एक्सेस से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में वेरीफाई कर लेंगे भाई, एक्सेस करके सारा कुछ वेरीफाई कर दिया। तो कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेस हो गया, एड्रेसी हो गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, रिसोर्स कंट्रोलर, साइबर कैफे, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या है, फंक्शन क्या है, इंटरमीडियरी क्या है, की पेयर क्या है, और ओरिजिनेटर कौन है, प्राइवेट की, पब्लिक की, सब्सक्राइबर, वेरीफाई। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ। तो एक्सेस का मतलब है टू ए में डिफाइन करती है पहली बार। एक्सेस तो सिंपली है कि जब कंप्यूटर में जो एक्सेस करते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं, इसका मतलब है एंट्री लेना। जो भी ये लॉजिकल, अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन या रिसोर्स है कंप्यूटर के, या कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क है, 3 टर्म बता दी, कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें जो भी आप एंट्री ले रहे हैं यानी कि उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको चला पा रहे हैं या उनको यूज़ कर पा रहे हैं। अभी थोड़ा टर्म यूज़ कर दी, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शन, बेसिकली हम कुछ फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं जब कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो यही हो गया एक्सेस। अब एड्रेसी कौन है, एड्रेसी एक वो पर्सन होता है, एक एड्रेसी है, एक ओरिजिनेटर है, ठीक है, और एक इंटरमीडिएरी है, 3 पर्सन होते हैं। एड्रेसी तो जिसको आप भेज रहे हैं, ओरिजिनेटर जिसने जो भेज रहा है वो, जिसको भेज रहा है वो एड्रेसी हो गया, मैं हो गया ओरिजिनेटर, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। बीच में इंटरमीडियरी किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू पहुंचा रही हूँ। तो ये हो गया ऐसे 3, ठीक है, एक रिसीवर हो गया, और एक जो अपनी साइड से सेंड कर रहा सेंडर हो गया, एक रिसीवर हो गया, बीच में जो मीडियम है वो इंटरमीडियरी हो गया। तो ये बी में डिफाइन कर दिया। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, यहाँ पे सेक्शन 46 में बता रखा है, तो सी यही बता रहा है सिंपली। ऐसे ही सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होगी, जी में बताया है, जो सेक्शन 24 में है वो पर्सन हो जाएगा, जो सर्टिफिकेट, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट उसको ग्रांट करने की पावर रखता है, मतलब लाइसेंस ग्रांट करने का या इशू करता है, वो हो जाएगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब हमने समझा एक्सेस, समझा एड्रेसी, समझा
ओरिजिनेटर, इंटरमीडियरी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी समझा। बात आती है अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब है, डीए में बताया है पहले, तो उसका मतलब वो वाली ट्रिब्यूनल सेक्शन 48 में है, 48 के 1 में रेफर करी है। तो ये रेफर कर रहे हैं यहाँ, डेफिनेशन तो नहीं दे रहे। डेफिनेशन आपको पीछे सेक्शंस में ही मिलेगी, 46 में, 48 में, 24 में। अब बात आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे। तो ई में बता रखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है, ये दो केस बता दिए, ये दो केस है तो स्टेट गवर्नमेंट है, और इनके अलावा अदर केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो हम लिस्ट देखते हैं, 7th शेड्यूल में लिस्ट देखते हैं ना, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेकंड और थर्ड लिस्ट में स्टेट को पावर रहती है दोनों में, क्योंकि एक थर्ड कंकरेंट लिस्ट है, सेकंड स्टेट लिस्ट है। तो ये दो लिस्ट है, तो मैटर अगर इनमें फॉल कर रहा है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर इनसे बाहर मैटर है तो फिर अदर केस है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। ये हो गई हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि 2E में डिफाइन है। अब आता है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। अब भाई ये क्या बोला है, नाम है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो इसका मतलब एक सिस्टम है। अभी सिस्टम हम जो कंप्यूटर में होता है, अभी सिस्टम हम करते रहते हैं, तो वही चीज़ है ये। एक ऐसा सिस्टम है, एक सिक्योर की पेयर का, यहाँ पे एक की पेयर है जिसके अंदर में एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। प्राइवेट की तो डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए है, और पब्लिक की उसको वेरीफाई करने के लिए है। यहाँ 2 टर्म यूज़ हुई है, एक तो क्रिएट करना और एक वेरीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं जहाँ तक हूँ सही, मतलब जहाँ तक समझ पा रही हूँ, जैसे हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट होता है कंप्यूटर से, तो जैसे आधार कार्ड का मैं एग्जांपल दूँ, तो आधार कार्ड हमारे को डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे को पासवर्ड लगाने पड़ते हैं। पासवर्ड आपका क्या होता है, जो डेट ऑफ बर्थ होगा और उसमें मंथ है या फिर ईयर ऐसे करके, या पता नहीं फ़ोन नंबर होता है शायद, लास्ट के 5 डिजिट आपके फ़ोन नंबर और लास्ट में आपका जो भी ईयर बर्थ। तो मतलब वो पासवर्ड एक बना दिया सामने वाले ने। तो एक सिक्योर की पेयर है कंसिस्टिंग प्राइवेट की, एक प्राइवेट की हो गई वो फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर, और उसमें एक पब्लिक की लगा दी, उधर से उन्होंने जनरेट कर दिया अथॉरिटी ने। और फिर इधर से आप जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेंगे, जो पब्लिक की आपको मिली है उसको वेरीफाई करने के लिए, उस डिजिटल सिग्नेचर को, आधार कार्ड को भी छोड़ के कोई सिग्नेचर समझ लिया कुछ भी, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। जब तक वो वेरीफाई, मतलब वो पब्लिक की नहीं डालोगे, तब तक आप उसको नहीं डाउनलोड कर पाओगे। तो वही चीज़ है, एक तो प्राइवेट की हो गई डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए, सिक्योर की पेयर है जिसमें दोनों की हैं, प्राइवेट है, प्राइवेट तो डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए, और पब्लिक की उसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस इजी है। हाँ हाँ बिल्कुल इजी है भाई, क्यों, क्योंकि HA में दिया है ये। हाँ, कम्युनिकेशन डिवाइस, इसमें तो वही है जिस चीज़ के थ्रू, जिस डिवाइस के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जैसे मैं अभी टैब के थ्रू आपसे बात कर पा रही हूँ, सेल फोन हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, या कोई कॉम्बिनेशन है इनका, कोई अदर डिवाइस होगी जो आप यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, कोई भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज। तो हाँ, ये इजी है, कम्युनिकेशन डिवाइस HA में है। अब 3 टर्म को, 3 भी क्यों, 4 टर्म को हम एक साथ यूज़ समझेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर रिसोर्स क्या है, कंप्यूटर सिस्टम क्या है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगी कि IT एक्ट जो है, ये आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम देख पा रहे हैं बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो वी आर इलिटरेट, ठीक ना। तो ये वाली जो लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ये IT एक्ट को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम 4 टर्म को डील कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज दैट कंप्यूटर। कंप्यूटर सबको पता है, ना पता हो तो 3 इडियट का डायलॉग, व्हाट इज अ मशीन टाइप, या व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर मीन्स एन इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और
other high speed data processing device or system which perform logical arithmetical memory functions by manipulations of electronic magnetic optical impulses. It includes all input output processing storage computer software communication facilities which are connected or related to the computer in a computer system or computer network. तो ऐसा करके मतलब स्पीड में बोला जस्ट। तो कहने वाला कंप्यूटर वही है जो आप समझ रहे हैं, तो उसको खास बताने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर का काम क्या होता है, चीज़ों को स्टोर करना। ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल या अदर हाई स्पीड डाटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। एक सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम है, हाँ सिस्टम, जो लॉजिकल अर्थमेटिकल मेमोरी फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। कैसे करके, मैनिपुलेशन से करके, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इम्पल्स जो होती है, इसके अंदर में इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें इसमें आएंगे। ये तो हो गया कंप्यूटर जो सामने आपके रखा होता है। अब बात आती है कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क का मतलब इंटरकनेक्शन करना, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या करना, जोड़ देना। तो ये तो हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस थ्रू, कैसे कैसे आप एक दूसरे से इनको कनेक्ट कर रहे हैं, सैटेलाइट का यूज़ करके, माइक्रोवेव का, या टेरेस्ट्रियल लाइन का यूज़ करके, वायर यूज़ करके। यहाँ इंपॉर्टेंट है ये माइक्रोवेव, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। वायर से या वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन मीडिया से। एंड वर्ड है। और जो कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं यानी इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टर्मिनल्स का यूज़ करके भी, या फिर एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारे जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर हैं या कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, चाहे वो इंटरकनेक्शन वहाँ पे कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके एक नेटवर्क बना दिया। अब कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है, फिर 2 के बारे में बात करता है कि जो कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटर सिस्टम हो गया, नेटवर्क डाटा हो गया, कंप्यूटर डाटाबेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे रिसोर्सेज कहलाएंगे। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अब सिस्टम का मतलब डिवाइस है या कलेक्शन ऑफ डिवाइस है जिसके अंदर में इनपुट आ गया, आउटपुट, सपोर्ट डिवाइस आ गई, सारी चीज़ें आ गई जो भी इसमें यूज़ हो रही है, सिस्टम को बनाने में हेल्प कर, जो नेटवर्क को बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है इसमें, कैलकुलेटर्स एक्सक्लूड कर रहा है ये। जो प्रोग्रामेबल नहीं होते वो कैलकुलेटर इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। और जो कंजंक्शन में कैपेबल नहीं है एक्सटर्नल फाइल्स के साथ में, which contain computer program, electronic instruction, input data, output data that perform logic, arithmetic, data storage, retrieval, communication, control, other function। ये वाले कैलकुलेटर इसमें से क्या हो जाएंगे, मैंने यहाँ कैलकुलेटर ही बोला है, कंप्यूटर बोल दिया पता नहीं। तो इस कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो हमारे को याद रखना IJKL, कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका सिस्टम पड़ेगा L में, रिसोर्स होगा K में, और नेटवर्क होगा J में, और कंप्यूटर है I में। I कंप्यूटर, J नेटवर्क, K रिसोर्स, L सिस्टम। अब कौन नहीं जानता होगा कि साइबर कैफ़े क्या होता है, साइबर नहीं जानते, ना जाना, तो NA ना जाना, साइबर कैफ़े ना जाना भैया, साइबर कैफ़े। हाँ क्या था, कम्युनिकेशन डिवाइस, HA कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ना साइबर कैफ़े का मतलब होता है फैसिलिटी जहाँ पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ। पहले के टाइम पे तो साइबर कैफ़े हम जाते थे, अभी भी कभी कभी चले जाता है जब फॉर्म वगैरह हम खुद से नहीं भरा जाता, अदरवाइज आजकल तो खुद ही भर लेते हैं सभी लैपटॉप से। बट कुछ जैसे हरियाणा जैसे फॉर्म आ जाए जिसमें इतना ताम झाम करना पड़े, तो वहाँ पे आप जा, सबसे इजी फॉर्म मेरे को जो लगता है जुडिशरी में वो है यूपी का भाई, यूपी का, उत्तराखंड का। पैसा भी कम और बहुत इजीली भरा जाता है। हरियाणा का सबसे ADM स्पेशली अभी बड़ा ताम झाम था। चलिए, तो ना कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाना, ना जाना साइबर कैफ़े में। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। नहीं बी, एन बी में साइबर सिक्योरिटी होगी। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब वही जो भी इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अपना फेसबुक चला रहे हैं। पुराने टाइम में तो क्या होता था, जब कैफ़े जाते थे वहाँ फेसबुक वगैरह यूज़ करते थे तो पासवर्ड लॉगिन नहीं होता था, भूल जाते थे लॉग आउट करना। तो ये अपनी जो सेंसिटिव
इंफॉर्मेशंस होती थी वो कंप्यूटर में छोड़ देना किसी के। तो ये सिक्योरिटी यानी कि आपकी वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को अपने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो या जो इक्विपमेंट्स है, डिवाइस है, कंप्यूटर रिसोर्स डिवाइस, इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, उनका यूज़ ना हो, डिस्क्लोजर ना हो, डिसरप्शन ना हो, मॉडिफिकेशन ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। तो ये साइबर सिक्योरिटी का मतलब उन सब चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को, डिवाइसेस को, कंप्यूटर वगैरह को, इनको क्या देना, प्रोटेक्शन देना। तो दैट इज़ नोन एज साइबर सिक्योरिटी। अब बात करें डाटा क्या होता है। ओ डाटा, ओ में डाटा डिफाइन है। ओ डाटा ना साइबर कैफ़े, नहीं जाना साइबर कैफ़े, हाँ कम्युनिकेशन डिवाइस। अच्छे ओ डाटा, डाटा सिंपल है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज, फैक्ट, कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शन, जैसे एविडेंस में पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ फैक्ट, एवरीथिंग इज़ अ फैक्ट, ऐसे ही डाटा क्या है, हर चीज़ डाटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, फैक्ट है, कंसेप्ट है, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में है या उनको बनाया जा रहा है, या फिर आपकी इंटेंशन वहाँ पे है कि उसको प्रोसेस किया जाए या प्रोसेस हो रहा है या हो चुका है कंप्यूटर के अंदर में। जो भी इंफॉर्मेशन आप उस कंप्यूटर में डाल रहे हैं वो प्रोसेस होगा, बाद में उसका इनपुट कर रहे हैं तो आउटपुट होगा कुछ। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर नेटवर्क में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपका CBI APP का एग्ज़ाम है, तो आप अपना एडमिट कार्ड निकलाएंगे, आप इधर से सेंड करेंगे, ठीक है, और उधर से कंप्यूटर प्रिंट करके देगा आपको। तो ये जो कंप्यूटर के प्रिंट आउट हो गए, मैग्नेटिक है, चाहे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है, पंच कार्ड है, पंच टेप्स है, या स्टोर्ड इंटरनली इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये हो गया हमारा ओ डाटा। अब दो टर्म यूज होंगी यहाँ पे सिग्नेचर में, एक तो डिजिटल सिग्नेचर और एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो भाई पहले तो ये डिफाइन है कहाँ, पी में तो डिफाइन है डिजिटल सिग्नेचर, और TA में डिफाइन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब जैसे हमारा IPC में होता है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, और कल्पेबल होमिसाइड मर्डर। ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर्स। तो ऐसे क्या जो डिजिटल सिग्नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल होंगे, क्या है। तो देखिए पी कहता है, जो 2B है, सेक्शन 2B, वो कहता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है उनका मतलब उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से हैं जिनका ऑथेंटिकेशन किसने किया है, एक सब्सक्राइबर ने किया है, और कैसे किया है वो सेक्शन 3 में बताया है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड प्रोसीजर बता रखा है, लेकिन कहाँ पे, सेक्शन 3 में। तो पी आपको 3 में रेफर कर दे रहा है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है उन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जिसको सब्सक्राइबर जो है उसने ऑथेंटिकेट किया है। कैसे, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक से। अब ये कहाँ स्पेसिफाइड है, ये सेकंड शेड्यूल में। डिजिटल वाला तो सेक्शन 3 में रेफर कर रहा है, ये सेकंड शेड्यूल में। लेकिन इसमें साथ में एक चीज़ और बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड करेगा डिजिटल सिग्नेचर को भी, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो हम कह रहे थे कि भाई इसमें ये है या वो है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल है या डिजिटल में इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा उसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा। अब बात करें कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है डिटेल में, चलो अभी देखते हैं सेक्शन 3 में। अब बात आता है एक सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, पी के बाद क्यू में ही मिलेगा। तो ये कहाँ रेफर कर रहा है, सेक्शन 35 के 4 में जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कह रहे हैं। अब 4-5 टर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक गजट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू हो रहा है सेक्शन 35 में ही, और वो डिजिटल वाला भी 35 के 4 में हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड होगा। तो TATB ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इस सर्टिफिकेट से रिलेट हो गई। PQ हो गया डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होता है, जैसे अभी O में डाटा देखा था, R में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका मतलब होता है विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरेटेड है, सेंट है, रिसीव्ड है, स्टोर्ड है मीडिया में या मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो स्विच और सिमिलर डिवाइस, इनमें जो भी स्टोर हो रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब वही डाटा, रिकॉर्ड डाटा जो जनरेट है इमेज में या साउंड स्टोर हो रही है, रिसीव हो रही है, सेंड हो रही है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रो फिल्म ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रो। तो ये सारा RST में ही चीज़ें बता रखी है। अब हमने देखा था वहाँ पे एड्रेस ही देखा था, ठीक है। एड्रेस की डेफिनेशन कहाँ दी थी बताएं जरा, याद है तो। 2A में हमने देखी थी एक्सेस, 2B में एड्रेस ही है। अब इंटरमीडियरी है ऐसे ही, एक ओरिजिनेटर भी आएगा। तो इंटरमीडियरी है मीडरी, ये W में है डिफाइन। इंटरमीडियरी हमने कौन सा बताया था, तो ये देख रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें इंटरमीडियरी कौन पर्सन होगा, तो ये वो पर्सन होगा जिसके बिहाफ में जो दूसरा पर्सन है वो रिसीव कर रहा है, स्टोर कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है किसी रिकॉर्ड को, या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारे बीच में, आप और मेरे बीच में कौन है इंटरमीडियरी, या यूट्यूब का चैनल है मेरा दी इनविंसिबल, मेरा और आपका ये चैनल है, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो भाई करें, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे पाने वाले हैं जो आप कोचिंग में लाखों फीस दे के भी नहीं पा पाएंगे। और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है, इस पूरे साल में मैं इतने इसमें लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे कि आप प्रीलिम्स तो बहुत आराम से, खैर प्रीलिम्स के लिए तो आपके पास में सारी हैं वीडियोस, आप आराम से जुडिशरी का क्रैक कर पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस में मतलब आ चुका है, और मैं कॉन्फिडेंस से कह भी सकती हूँ। तो इसको आप फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस साल मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना है। तो लगे हाथ आप भी अपना थोड़ा सा उद्धार कर लीजिए। चलिए इंटरमीडिएट के पास चलते हैं अब। तो हाँ, आप, हम और हमारे बीच में कौन है, ये यूट्यूब, ठीक है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट, ये 2W में हो गया। एक और था ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन है, ओरिजिनेटर वो पर्सन है जो भेज रहा है चीज़ें। मैं यहाँ पे ओरिजिनेटर हूँ, ये हो गया इंटरमीडिएट और आप हो गए एड्रेसिंग। तो ZA में ओरिजिनेटर की जो डेफिनेशन है वो दी है, तो ओरिजिनेटर में इंटरमीडिएट नहीं आएगा, ठीक है। तो मीन्स अ पर्सन जो सेंड कर रहा है, जनरेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, और जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है उनको भिजवा रहा है या जनरेट करवा रहा है, स्टोर करवा रहा है, ट्रांसमिट करवा रहा है किसी भी पर्सन के थ्रू, बट इसके अंदर में ये इंटरमीडियरी नहीं आएगा। क्लियर, तो इतना ही हार्ड भी नहीं लगी डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं पब्लिक की, प्राइवेट की। ZC प्राइवेट की, पहले प्राइवेट की बात हो रही है। प्राइवेट की एक मतलब यूँ समझ लो, प्राइवेट है तो आपने खुद से जनरेट करी है, की पेयर बनाया गया है, एक जो डिजिटल सिग्नेचर है ना उसको बनाने के लिए क्रिएट की जा रही है। अब पब्लिक की का मतलब है ये भी की पेयर है, जो ये जो डिजिटल सिग्नेचर बनाया है उनको वेरीफाई करने के लिए है ये, और जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड भी है, तो ये पब्लिक की हो गई। अब बात आती है सब्सक्राइबर कौन होता है। ZG में बता रखा है सब्सक्राइबर कौन होगा, इसका मतलब वो पर्सन जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में आ रखा है। और वेरीफाई करने का मतलब क्या है, ZH में बता रखा है कि इन रिलेशन टू जो डिजिटल सिग्नेचर है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या पब्लिक की है, तो मीन्स इसका मतलब होता है टू डिटरमाइन वेदर जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो डिजिटल सिग्नेचर पर फिक्स किए गए थे, कैसे, बाय यूज ऑफ प्राइवेट की से, और करस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर, या फिर इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो रिटेन किए जा रहे हैं इंटैक्ट, या फिर अल्टर किए जा रहे हैं जब से वो जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो अफिक्स किए गए थे
डिजिटल सिग्नेचर के साथ में। तो ये वेरीफाई करना, मतलब आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड सेक्शन सेकंड का फर्स्ट क्लोज हो गया। ओ माय गॉड, काफी लेंथी हो गया। 2 ही सेक्शन हो पाए यहाँ पे, तो भी सेक्शन 90 तक पहुंचना है। अब चैप्टर 2 आता है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं फटाफट। बने रहें, कंप्लीट करके ही सोना है आज मुझे से। इसमें 2 ही सेक्शन है। सेक्शन 3 ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो कौन ऑथेंटिकेट करेगा? जो सब्सक्राइबर है वो ऑथेंटिकेट करेगा। सब्सक्राइबर की डेफिनेशन हमने देखी थी अभी। सब्सक्राइबर कौन होता है? जिसके पास में वो सर्टिफिकेट होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो सब्सक्राइबर है ZG में, 2 का 1 का ZG में सब्सक्राइब। तो ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कौन करेगा? सब्सक्राइबर करेगा। कैसे करेगा? वहाँ पे वो अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है उसको अफिक्स कर देगा। बाकी जो ऑथेंटिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वो कैसे की जाएगी? तो जिस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है और हैश फंक्शन है, इनका यूज़ करके की जाएगी। जो क्या करेंगे, विच एनवलप ट्रांसफॉर्म कर देंगे। जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। बात आती है व्हाट इज़ दिस हैश फंक्शन। तो ये सेक्शन 3 की एक्सप्लेनेशन में बताया है कि हैश फंक्शन का मतलब होता है एल्गोरिथम मैपिंग। एल्गोरिथम मैपिंग हो गया या ट्रांसलेशन हो गया, एक सीक्वेंस जो बिट्स होती है ना, एक सीक्वेंस है बिट्स का, उसका दूसरे उसमें जनरली मतलब कम में, फिर उससे क्या आएगा? हैश रिजल्ट आता है। असल लैंग्वेज समझ से बाहर हो रही है, बट हैश फंक्शन कहाँ डिफाइन है? एक्सप्लेनेशन में है बस। ठीक है। अब 3A में क्या है? एक फोर्थ में इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट की और जो पब्लिक की है ये यूनिक होती है टू द सब्सक्राइबर और कॉन्स्टिट्यूट कर रही है फंक्शनिंग की पेयर, आप बोल सकते हैं। तो प्राइवेट की यूनिक होगी क्योंकि सबका, जैसे मैंने अभी आधार कार्ड का एग्जांपल बताया था, कोई डिजिटल सिग्नेचर है तो वो आपका यूनिक होगा। तो वही है बस ये। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, वो 3A में बताया है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अब जो सब्सक्राइबर है बंदा, वो ऑथेंटिकेट कर रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, कैसे? बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक होती है जो रिलायबल है या फिर जो स्पेसिफाइड है एज पर सेकंड स्केड्यूल, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहलाएगा। और ये कब कब होगा, तो कुछ कंडीशंस बताई हैं और इसके क्लोज टू में बता दी है। बात आती प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे ऑथेंटिकेट करेगा, तो वो कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐड या ओमिट करवा सकती है उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, ऑथेंटिकेशन टेक्निक में या प्रोसीजर में, कुछ भी सेकंड शेड्यूल में जो बता रखा है वहाँ पे। यही था वैसे इसमें। नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनको लीगल रिकॉग्निशन कहाँ दी जा रही है, कौन से सेक्शन में और कैसे दी जा रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है उनकी कहाँ पे। तो सेक्शन 4 में तो है लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, 5 में है लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की, तो 4 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की है। जब कोई भी लॉ ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या जो भी अदर मैटर है वो राइटिंग में होने चाहिए या टाइप रिटर्न होने चाहिए या प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए, तब ये माना जाएगा कि ये रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड है यहाँ पे भाई सेटिस्फाइड हो चुकी है। कब? अगर जो इन्फॉर्मेशन मैटर है वो अवेलेबल है, रेंडर्ड कर दी गई है या मेड अवेलेबल कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और साथ में एंड है,
एंड एक्सेसिबल भी है सो एज टू यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस, बाद में यूज भी की जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लीगल रिकॉग्निशन की बात हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लीगल रिकॉग्निशन की बात कहाँ पे है? जब कोई लॉ प्रोवाइड कर रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन या मैटर है वो ऑथेंटिकेट किए जाने चाहिए, होने चाहिए। कैसे? सिग्नेचर से, सिग्नेचर अफिक्स करके या साइन सील से। तो ये फिर रिक्वायरमेंट मानी जाएगी, डीम्ड मानी जाएगी कि सेटिस्फाइड हो गए कब? अगर ये जो इन्फॉर्मेशन मैटर है ये ऑथेंटिकेट किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से। और मैनर क्या रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताइए। साइंड का मतलब क्या होता है? साइंड का मतलब होता है अपना जो भी हैंड रिटन सिग्नेचर है या मार्क्स है डॉक्यूमेंट पे, वो सिग्नेचर का मतलब ये अपना खुद के साइन कर दिए हैं उस पर। ठीक है, तो सेक्शन 4 डील कर रहा था लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और 5 है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। 6 बात कर रहा है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट और इट्स एजेंसीज में। 6A में डिलीवरी है किसकी? सर्विसेज की बाय सर्विस प्रोवाइडर। 7 में रिटेंशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो भी मेंटेन्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 7A में बताया है। पब्लिकेशन है रूल रेगुलेशन का इलेक्ट्रॉनिक गजट में, सेक्शन 8 में बताया हुआ है। और सेक्शन 9 मना करता है कि जो सेक्शन 6, 7, 8 है वो कन्फर्म नहीं करेंगे कोई भी राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे। रूल मेकिंग पावर 10 में बताया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सेक्शन 10A वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है जो फॉर्म किए जा रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो सेक्शन 10A तक चैप्टर 3 खत्म होता है। सेक्शन 4 से 10A डिटेल में पढ़ने पे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, उसको फिर कभी नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, अभी शॉर्ट में चलते हैं। चैप्टर 4 सेक्शन 11 to 13 एट्रीब्यूशन बताया है सेक्शन 11 में, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 12 में एक्नॉलेजमेंट है रिसीट की। 13 में टाइम प्लेस बताया है डिस्पैच का और रिसीट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का। चैप्टर 5 बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की। तो 14, 15 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। 4 था लीगल रिकॉग्निशन दे रहा था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। 5 लीगल रिकॉग्निशन दे रहा था इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। तो 4 के साथ में 14 हो जाएगा। 14 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कर रहा है। 5 में लीगल रिकॉग्निशन थी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, तो 15 में सिक्योर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बात करें सिक्योरिटी प्रोसीजर और प्रैक्टिस क्या रहेगी, वो सेक्शन 16 में है। अब जो चैप्टर 6 है जिसमें सेक्शन 17 से 34 तक है, तो इसमें है रेगुलेशन है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ का। तो अपॉइंटमेंट हो गया कंट्रोलर का, ऑफिसर्स का, उनके फंक्शन हो गए। 17, 18 में बता दिया ये। 17 में अपॉइंटमेंट बता दी, 18 में फंक्शन बता दिए। जो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ होती है उनकी रिकॉग्निशन 19 में बता दी। 20 रिपील हो गया है। 21 में लाइसेंस है टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 22 में एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस है, रिन्यूअल 23 में। प्रोसीजर क्या रहेगा ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस का 24 में। सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस 25 में, इसमें कंडीशंस बताई होंगी। 26 में नोटिस है, नोटिस आपको देना होगा सस्पेंशन का, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पावर टू डेलीगेट 27 में है। इन्वेस्टिगेशन की पावर जो है 28 में है। पावर टू इन्वेस्टिगेट कंट्रावेंशन अगर कुछ हुई है तो। एक्सेस करना कंप्यूटर डाटा को 29 में है। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ कुछ प्रोसीजर को फॉलो करेंगी, 30 में बताया है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंश्योर करेगी कंप्लायंस ऑफ द एक्ट को। डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, सरेंडर ऑफ लाइसेंस, जो क्वेश्चन हम लाइसेंस के रिगार्डिंग बता रहे थे सरेंडर वाला, वो यहाँ से बनता है 33 से। तो डिस्प्ले 32 में है, सरेंडर का है 33 में, डिस्क्लोजर क्या है 34 में।
तो 17 to 34 बात हो गई सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की रेगुलेशन की। चैप्टर 7 बात करता 35 से 39, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो 35 तो इसमें सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी होती है वो इशू करेगी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 36 बात करता रिप्रेजेंटेशन अपॉन इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे। अब सस्पेंशन और रिवोकेशन, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना, तो 37 38 में इनका सस्पेंशन रिवोकेशन हो जाएगा। अब 39 में नोटिस देना होगा। तो ये 5 सेक्शन डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। इसके बाद में सब्सक्राइबर जो था, जो हमने डिफाइन करा था अभी, तो सब्सक्राइबर कहाँ किया था, कौन से सेक्शन में था बताएं। सब्सक्राइबर की डेफिनेशन अभी हमने कहाँ पे पढ़ी थी? जी बिल्कुल बताएं, आप ही बताएं। तो ड्यूटीज बता रखी है चैप्टर 8 में, तो सेक्शन 40 40A 41 42, तो ये ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर है। जनरेटिंग की पेयर सेक्शन 40, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट 40A। एक्सेप्टेंस है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में 41 में। कंट्रोल है प्राइवेट की का 42 में। टोटल कितने सेक्शंस बताए थे अभी हमने? अब चैप्टर 9 आता है। 9 इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीज कंपनसेशन एडजुडिकेशन की बात करता है। अगर कंप्यूटर का डैमेज करते हो कंप्यूटर सिस्टम को तो पेनल्टी कंपनसेशन 43 में बताई हुई है। 43A कहता है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा। 44 पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न एटसेट्रा। 45 रेजिडरी पेनल्टी की बात करता है। पावर टू एडजुडिकेट की बात करता है। 46 फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कौन कौन से हैं? तो 47। तो 43 से 47 पेनल्टी कंपनसेशन एडजुडिकेशन। अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ बताया है? 48 में। अब जो सेक्शंस हैं 49 से 52C डिलीटेड। कितना? 49 से 52C डिलीटेड। 52 डिसीजन बाय मेजोरिटी। 53 4 डिलीटेड। 56 डिलीटेड। बचता क्या है? 55 ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूटिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी फाइनल होगा, नोट टू इनवैलिडेट इट्स प्रोसीडिंग, यानी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोल दिया वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। अपील जाएगी 57 में, किसको? अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। प्रोसीजर पावर क्या है? 58 में बता दिया है। 59 है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन का। 60 है लिमिटेशन। 61 सिविल कोर्ट को कोई जुडिक्शन नहीं होगा, नोट टू हैव जुडिक्शन। हाई कोर्ट की अपील 62 में। तो 2 अपील है, एक अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल को 57 में जा रही है, अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील, और हाई कोर्ट की बात कर रहे थे 62 में जा रही है हाई कोर्ट को। कंपाउंडिंग कंट्रावेंशंस जो अगर हो रही हैं उनकी कंपाउंडिंग 63 में है। पेनल्टी की रिकवरी कंपनसेशन की रिकवरी 64 में है। तो ये था अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में चैप्टर। ऑफेंसेस डिफाइन है 65 से 78 तक। अगर टैंपरिंग कर रहे हो कंप्यूटर की, कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, तो 65 में। 66 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस की बात कर रहे हैं। 66A B C इनमें पनिशमेंट, DE इनमें पनिशमेंट्स दी हुई हैं। F तक है ये पनिशमेंट। F इम्पोर्टेंट है, साइबर टेररिज्म की पनिशमेंट 66F में है। 66A में पनिशमेंट है फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। B में है स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स है या कम्युनिकेशन डिवाइस उनको रिसीव कर रहे हो डिसऑनेस्टली। आइडेंटिटी थेफ्ट 66C में है। चिटिंग बाय पर्सोनेशन D में है। पनिशमेंट वायलेशन फॉर प्राइवेसी की E में है, और साइबर टेररिज्म F में है। 67 बात करता है अगर पब्लिश कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो ऑब्सीन मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो 67 डील करता है ऑब्सीन मटेरियल। बट अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट है या इस टाइप के चीज़ों को पब्लिश या ट्रांसमिट किया जा रहा है ऐसे मटेरियल्स को, तो 67A में उसकी पनिशमेंट है। B में है पब्लिशिंग ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, तो चिल्ड्रन वाला B से बच्चा।
तो अगर बच्चों से रिलेटेड है 67B में बता रखी है पनिशमेंट। और 67C प्रिजर्वेशन रिटेंशन एंड इन्फॉर्मेशन का बाय इंटरमीडिएट्स, जो बिचौलिए होते हैं अगर वो इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करेंगे तो उनकी पनिशमेंट 67C में है। 68 पावर है कंट्रोलर की डायरेक्शंस देने की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब 70 में प्रोटेक्टेड सिस्टम बता रखा है। नेशनल नोडल एजेंसी की बात हो रही है ए में 70A, ए से एजेंसी, तो 70A में एजेंसी है। तो जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है वो सर्व करेगी नेशनल एजेंसी फॉर द इंसिडेंट रिस्पांस के लिए। 70B में बता रखा है, बी से भारत होता है, तो भारत की जो कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम है वो सर्व करेगी एज ए नेशनल एजेंसी फॉर इंसिडेंट रिस्पांस। 71 में और 72 में पेनल्टी बताई हुई है मिसरिप्रेजेंटेशन की। 1 में ब्रीच कर रहे कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का, तो ये 72 में है। पनिशमेंट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, वो 72A में है। पेनल्टी अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट पब्लिश कर दिया और वो फॉल्स है तो 73 में बता रखा है। 74 में पब्लिकेशन है फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस। 75 कहता है कि जो ये एक्ट है ये उन ऑफेंसेस पे या कंट्रावेंशंस पे भी अप्लाई होगा जो आउटसाइड इंडिया कमिट की जा रही है। 76 में कॉन्फिस्केशन है। 77 में कंपनसेशन हो गया, ये पेनल्टी कॉन्फिस्केशन ये जो है नोट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट। 77 एक कंपाउंडिंग ऑफेंस की बात कर रहा है। तो 77B मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कहता है जो भी ऑफेंसेस विद 3 years इम्प्रिजमेंट के होंगे वो बेलेबल होगा। 78 में पावर बताई हुई है टू इन्वेस्टिगेट ऑफेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर 12 बात कर रहा है, सेक्शन 79 है, तो इसमें सिंपली बता रखा है जो इंटरमीडिएट्स होंगे वो नॉट टू बी लायबल इन सर्टेन केसेस, तो एग्जाम्पशन दी हुई है। 79 एग्जाम्पशन की बात कर रहा है फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इन सर्टेन केसेस। चैप्टर 12A जो है एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, तो 79A सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को। मिसलेनियस में 80 से 90 तक है। चैप्टर 13 है, दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ द बैरेक्ट। 80 में पुलिस की पावर बता दी है, पुलिस ऑफिसर की, अदर ऑफिसर्स की एंटर करने की, सर्च करने की। एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, 81 में बताया है। 81A एप्लीकेशन इस एक्ट की जो इलेक्ट्रॉनिक चेक होते हैं, ट्रंकेटेड चेक होते हैं, उन पे होगी, ये 81A में बता रखा है। 81A एप्लीकेशन। 82 कहता है कंट्रोलर, जो डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर होंगे वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, 82 में बताया हुआ है। डायरेक्शन देने की पावर 83 में, अगर प्रोटेक्शन मिलेगी अगर गुड फेथ में एक्शन लिए गए हैं। मोड्स मेथड इंक्रिप्शन के 84A में बताया हुआ है। 84 में अबेटमेंट की पनिशमेंट है। 84C में अटैम्प्ट की है। कंपनी ऑफेंस करती है तो 85 है। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी 86 में है। रूल मेकिंग पावर 87 में है सेंट्रल गवर्नमेंट की। एडवाइजरी कमेटी 88 में बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन है 88 में। और कंट्रोलर की पावर है रेगुलेशन बनाने की 89 में। बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो 87 है, 89 में कंट्रोलर की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कंट्रोलर। और 90 में किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो 3 में रूल मेकिंग पावर, रूल हो गए, रेगुलेशन हो गई, इनमें बता दिया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है। 2 स्केड्यूल बचे हैं 4 से। तो एक स्केड्यूल कहता है डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन टू विच द एक्ट शैल नॉट अप्लाई। सेकंड स्केड्यूल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक एंड प्रोसीजर सेकंड में बताया हुआ है। तो ये इसका मोटे तौर पे कंटेंट था। हमने सेक्शन 2, 3, 4, 5 तक किया, बाकी ज़्यादा डिटेल में फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये था आईटी एक्ट। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगेन चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, सो दैट 50 सब्सक्राइबर हों कंप्लीट जल्दी से, और लाइव क्लासेस भी आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आई नो आज की वीडियो में इतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इनको कंटेंट्स को एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले सकते हैं। थोड़ा हेक्टिक हो जाती है तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का कभी। ठीक है, थैंक यू सो मच।